ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया खान सरकार रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का सेट नंबर 14 लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हमारा 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस खान सर के नाम से, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप सभी के लिए अनअकैडमी एक मेगा कॉम्बैट लेके आया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये जो कॉम्बैट लेके आया है बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारा उपहार भी, यानी कि गिफ्ट और उपहार भी मिल रहा है। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो फिर देर की बात की जाइए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। और आज 13 मार्च दोपहर 12 बजे एसएससी मेगा कॉम्बैट को आप जरूर दें, और जब इनरोल करें तो आप हमारा सारण 10 कोड, रेफरल कोड सारण 10, सारण में सभी कैपिटल में आपको लगाना है। अगर ये एग्ज़ाम आप देते हैं, बिल्कुल फोकस्ड है सीजीएल प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसमें 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 60 मिनट के लिए होंगे। टॉप 100 रैंकर को क्या मिलेगा? एक्साइटिंग ऑफर मिलेगा और गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर आपका रैंक अच्छा रहेगा, 1 से 3 के बीच में रहेगा, तो डेल लैपटॉप मिलेगा। साथ ही साथ सैमसंग मोबाइल मिलने वाला है, बोट का स्मार्ट वॉच मिलने वाला है, JBL स्पीकर मिलने वाला है, गूगल होम मिनी मिलने वाला है, और साथ ही साथ गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है। अमेजन की तरफ से गिफ्ट कार्ड यानी अमेजन वाउचर मिलने वाला है। तो इनरोल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। कोड आपको क्या यूज़ करना है? सारण 10, सारण 10 आपको यूज़ कोड करना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हम ये कॉम्बैट एग्ज़ाम क्यों दें। अगर आपके दिमाग में आता है कि हम कॉम्बैट एग्ज़ाम क्यों दें, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है बिल्कुल सीजीएल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे पैटर्न है, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बहुत सारा टॉप 100 रैंकर को एक्साइटिंग रिवार्ड और गिफ्ट वाउचर भी मिल रहा है, जो कि फ्री में, आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ टॉप 3000 रैंकर को अप टू 100% स्कॉलरशिप देने वाला है अनअकैडमी की तरफ से। साथ ही ये दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप जाइए वहाँ से इनरोल कीजिए। हमारा रेफरल कोड सारण 10 जरूर यूज कीजिए, और रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक आपको शो करने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं, और आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला जो है, ये भौगोलिक रूप से बात की जाए तो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। किसको अलग करती है? एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 में राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है, और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करता है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर या बिक्री कर। देखिए, जो प्रत्यक्ष कर होता है ना, प्रत्यक्ष कर जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान जो करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती है, प्रत्यक्ष आपको खुद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार जो है किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, जो कि वो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकी भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? यानी कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो था, उसको आयुष्मान भारत में
क्या कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, तो कह सकते हैं ऑप्शन बी यानी कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय कर दिया गया है, यानी कि ये उसमें समाहित हो गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडोडा बेटा है। तो दक्षिण भारत में जो पहाड़ी स्थित है इसे नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है, यानी कि डोडो बेटा जो है भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में क्या है, स्थित है, जिसे नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंची तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित सभी पर्वतों से ऊंचा चोटी नीलगिरी पहाड़ियाँ कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मसाई जनजाति जो होती है ये अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाती है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नेहरू ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन में स्वराज बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो कि उसी के दौरान किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो पिंडर नदी जो है ये अलकनंदा से कर्णप्रयाग, अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित होता है। पिंडर का नाम कर्णगंगा भी है। क्या है, कर्णप्रयाग या कर्णगंगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसमें काम का अधिकार मिला है। क्या है, इसमें 100 दिन, मनरेगा में आपको साल में 100 दिन काम करना होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। कुतुब मीनार दिल्ली में, पंचमहल नहीं है, अग्रसेन की बावरी दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। तो पंचमहल जो है ये आपका मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह कहाँ पंचमहल है, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद देश के पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। इसका प्रधानमंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री इसका परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यानी भारत का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रुकिए। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को इसका गठन किया गया था। मानवाधिकार का गठन 10 दिसंबर 1948 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश द्वारा किया गया था। तो 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है। तो ये किसने किया है, तो ये सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म यानी तैरता हुआ सोलर फॉर्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस जो होता है ये आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को 2021 कानूनी मान्यता देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये अल साल्वाडोर यानी कि मध्य अमेरिकी देश अल साल्वाडोर बिटकॉइन को जून 2021 में कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो अल साल्वाडोर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 23 जुलाई 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? तो ये एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं कि वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साल 2021 की बात की जाए तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार जो हैं अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया। किसको? अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत ने 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान करना है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब तो मिलान करेंगे। देखिए, हाँ, वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों से मिलान करना है। तो देखिए जी मॉर्की ये रेडियो का, जे.एल. बेयर्ड की बात की जाए तो ये जे.एल. बेयर्ड जो है ये टेलीविज़न का आविष्कार किए हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपका टेलीफोन का। थॉमस एल्वा एडिसन की बात की जाए तो थॉमस एल्वा एडिसन ग्रामोफोन का। तो ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा किसके द्वारा? संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण आप रॉकेट के ईंधन का नियत वेग से दहन होने पर संवेग में परिवर्तन की दर भी नियत रहती है। जैसे रॉकेट उड़ता है उसके निकलने वाले गैस और ईंधन का द्रव्यमान कम होने के कारण रॉकेट के वेग में त्वरण में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, इसको भी हमको छोटा करना होगा। कह रहा है कि एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है, तो पिंड का प्रारंभिक तापमान समय आरेख क्या होगा? यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है, तो पिंड का प्रारंभिक तापमान समय आरेख क्या होगा? यही हमसे पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा समय, यानी कि कह सकते हैं टेम्परेचर। ये आपका न्यूटन के ठंडक नियम करता पिंड का तापमान समय रेखा क्या होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा सी जो होगा, ये सी इस तरीके से, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी गर्म वस्तु या पिंड से ऊष्मा क्षति के दर वस्तु तथा उसके वातावरण के तापों के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा किसी भी वस्तु में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। उच्च ताप से क्या होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होने लगती है उसका ऊष्मा हानि की दर के मान में भी क्या हो जाता है? कमी आ जाता है। यदि किसी भी पिंड का ताप वातावरण के ताप से अधिक होता है तो उसमें ऊर्जा का वातावरण में उत्सर्जन होने लगता है, जिस कारण पिंड का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये आप क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये सी आरेख होगा। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? जब आप हथौड़ा को ऊपर उठा लीजिएगा तो हथौड़े के पास क्या होगा? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा?
तो जब आप हथौड़ा को ऊपर उठा लीजिएगा तो इस हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वमन गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि जो है गमन कहाँ नहीं कर सकती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाले छवि क्या होगी। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तब इससे निर्मित होने वाले छवि क्या हो जाएगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो होती है विद्युत ऊर्जा की, किलोवाट घंटा होता है, KWH, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा की बात की जाए तो इसमें होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता की बात की जाए तो ये 3 है। कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन अपने यौगिक अमोनिया में 3 की संयोजकता दर्शाता है, आप यहाँ देख सकते हैं NH3 में। ठीक है, नेक्स्ट, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के अनुपात में मिश्रण जो होता है, 1:3 के अनुपात में जो मिश्रण होता है उसे ही क्या अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबरूप स्तंभों को, लंबरूप जो है उसे समूह और क्षैतिज पंक्तियों क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, समूह और आवर्त। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है। ये अपरूपता कहलाता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी भी तत्व का जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होता है, ये क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो डोबिनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है, ये आपका सफ़ेद हो जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम क्या है। तो जब इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 C6H6 है। क्या है, C6H6 जो होता है, C6H6 का होता है तो ये बेंजीन का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। किसका, एथेनॉल का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है।
तो मानव शरीर में निषेचन जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो ये प्रोटीन जो होता है 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे के लिए प्रोटीन जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा ये जो बीमारी है ये आँख की बीमारी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है उसे हम पपीता कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। पपीता जो होता है ये कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, बाकी ये सब कायिक प्रवर्धन द्वारा बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जा। बाकी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। कौन पादप? तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स ये क्या होते हैं? पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में रहते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोलियो के टीके वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास सॉल्क ने किया था। किसने? जोनास सॉल्क ने। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो जो सांप होता है ना, सरीसृप यानी कि सरीसृप वर्ग के जो भी होते हैं जानवर, उनकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि क्या होती है? विहीन होती हैं। तो ऑप्शन डी सरीसृप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कीटनाशक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो पास्कल, असेंबली, जावा सी। तो असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।